तो उसके पीछे से जो था वो एक छोटी सी हाइट का, लेकिन एक उसका जो मुंह था वो इतना मतलब भयानक था, छोटे छोटे उसके सींग निकले हुए थे और वो सामने आया और जो उसके मतलब नाखून थे वो किसी बड़े जानवर जैसे थे, नोकीले। उस दौरान जो है पीछे से बिजली चमकती है। अब जब बिजली का फ्लैश पड़ता है तो वो डॉक्टर साहब का सर होता है उसके हाथ में। पिशाच। पिशाच ही देखो इस तरीके के जो होते हैं हैवान, पिशाच। तो वो जब कूद पड़ा और उन्होंने मतलब बिल्कुल पेट की जो अंतड़ियां थी वो निकाल दी एक ही बार में करके। अब जब वो सी पिशाच ने डॉक्टर साहब की, जो क्या बात कर रहे हो कि जिसको तूने मारा है उस बेचारी का क्या कसूर था, सिर्फ तुझसे शक्कर ही ली थी, तूने तो उन दोनों को मार दिया। और गुस्से में फिर उस चौधरी को मतलब श्राप दिया कि वही मंजरी तेरे परिवार का सर्वनाश करेगी। तो वहाँ पर कुछ समय लगा कि 3 लड़कियां हैं जो हमारी तरफ देख के हाथ हिला रही हैं। अच्छा। काफ़ी दूर से। हमारे कहते सांस में सांस ना आए, वो कैसे बोला, कहता क्या चक्कर हुआ, कहते हमने उनको हड़बड़ाहट में सारी कहानी बताई। वो कहता यार आप जो लड़कियों की बात कर रहे हैं ना, अभी थोड़े महीने पहले यहाँ पर 4-5 लड़कियाँ गिर के मरी थी। संत जी को लगा कि अब हाथ से चीज़ निकल गई है। संत जी उठे, धीरे धीरे गए और उस चिता में समा गए। आत्मदाह ही हो गए। आत्मदाह किया। गाइस, आज पहली बार मैं अपने दिल की बात कहने जा रहा हूँ आपसे। आप लोग वीडियो पूरी देखते हो, एंजॉय भी करते हो, लेकिन एक ही चीज़ नहीं करते, वो है सब्सक्राइब। तो मैं आज वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें और अच्छा करने का जुनून बनता है हमारे अंदर। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और स्वागत है आपका आज के इस नए पॉडकास्ट में। और आज की पॉडकास्ट आपकी फेवरेट हॉरर स्टोरीज़ होने वाली है। और आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ है सुनील शर्मा जी, जो कि पंजाब से हमारे पास आए हैं, और उनकी हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको सुनकर मज़ा आएगा। तो मैं स्वागत करता हूँ सुनील जी, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और कैसे हैं आप? सब बढ़िया भाई। तो सुनील भाई, मैंने आपका यूट्यूब चैनल भी देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप बताते हो, तो आज आप आए हो तो थैंक यू सो मच। और बता दीजिए थोड़ा सा कि आज क्या है कुछ नया हमारी ऑडियंस के लिए। सबसे पहले तो भाई धन्यवाद, आपके जैसा बड़ा यूट्यूबर अगर उसकी तारीफ कर दे। अरे तो बड़ा छोटा तो चलो खैर क्या है, सब तो परमात्मा की कृपा है। आप भी एक न एक दिन इस मुकाम पर या इतने सब्सक्राइबर आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ऐसे स्टोरी पसंद करते रहे व्यूअर्स तो पक्का आपकी बात सही हो जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर कैसी स्टोरी है आपके पास, बता दीजिए कुछ। देखो पहाड़ों में आपने बुलाया, एक ना मैंने कुछ दिन पहले एक दंत कथा है। अब आप भी कोरिलेट कर पाएंगे क्योंकि वो ना बेसिकली कांगड़े का कोई एक विलेज है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा। ओके ओके ओके। और उससे कुछ उस विलेज के रिलेटेड है कहानी। अब आपके सामने मैं पेश करता हूँ, व्यूअर्स के सामने पेश करता हूँ, तो आप साथ के साथ गाइड करते रहे कि भाई ऐसी चीज़ें होती भी है कि नहीं। बिल्कुल। मुझे तो भाई काफ़ी वो जो कहानी है वो वेird और ड्रावनी लगी, क्योंकि उसमें जिस मार्मिक भी है, मार्मिक इन दी सेंस की ट्रेजिक भी है उसमें, और उसके बाद फिर जो हॉरर होता है उसका या उसका जो अंजाम होता है बाद में, वो काफ़ी हॉरर होता है, ये कहना चाहिए मुझे। तो हॉरर भी होता है और काफ़ी सरप्राइजिंग भी होता है। और स्टार्ट में एक बार करता हूँ और फिर देखते हैं कि व्यूअर्स को कैसी लगे कहानी, और आप भी अपना ऐड ऑन करना बीच में। जी 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 जी। अब ना एक विलेज है कांगड़ा का, तो नाम तो मैं भाई नहीं लूंगा। बिल्कुल, हाँ, नाम लेके हम किसी स्पेसिफिकली नहीं ना, कांगड़ा बोल दिया, उसमें अब कोई भी उसमें होगा। ठीक है, आपको मैंने वैसे मैं ऑफलाइन आपको बता देना आप, है ना, आपको आप तो पता लग ही जाएगा आपको। तो एक ना काफ़ी रात को बारिश पड़ रही थी और काफ़ी बिजली वगैरह चमक रही थी रात को, और एक दरवाज़ा जो है घर का खटकता है। तो वहाँ पर हस्बैंड वाइफ सो रहे थे। अब जब दरवाज़ा खटकता है तो हस्बैंड उठता है दरवाज़ा ओपन करने के लिए, वाइफ उसको मना करती है और उसको याद दिलाती है कि सरपंच साहब ने जो है वो हमने मना किया था कि किसी भी हालत में रात को दरवाज़ा नहीं जो खोलना, कोई भी खटखटाए। तो जो साहब थे, जो मेल पर्सन थे, वो थे बेसिकली डॉक्टर। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि रात को हो सकता है कोई पेशेंट आया हो, उसको ज़रूरत हो, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं दरवाज़ा जो ना खोलूँ। तो उसकी वाइफ फिर मना करती है कि मतलब सरपंच साहब ने कहा है कि रात को दरवाज़ा नहीं खटखटाना और खोलना, कोई भी खटखटाए तो मतलब सारे में गाँव को पता ही होगा कि रात को दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो जो वो थे पर्सन,
वो कहता है भी मुझे इस चीज़ का नहीं पता, अभी कोई दरवाज़ा, तो भाई जो ईमानदार डॉक्टर ये ऐसे होते हैं तो फिर नेचुरली बात उनको सबसे पहले पेशेंट की भी बात है ना इसमें, तो पेशेंट का सबसे पहले होता है। तो उनके मना करने के बावजूद भी जो था उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए चल पड़े, और ये उनकी जो आई थिंक ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती और आखिरी गलती थी, सबसे बड़ी भी और आखिरी गलती। वो कैसे कि अब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो जो लाइट थी ना अंदर की लाइट थी, वो थोड़ी सी डिम्ड होती है, 0 वाट का बल्ब होता है, 2 वाट 5 वाट का बल्ब होता है, बड़ी कम रोशनी होती है कि सिर्फ थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकें। बाहर जैसे मैंने आपको कहा कि बादल गरज रहे थे, बीच बीच में बिजली चमक रही थी और बारिश काफ़ी तेज़ थी। अब जब डॉक्टर साहब ने जब दरवाज़ा खोला ना, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया है, बूढ़ी औरत है, जिसका कुब निकला हुआ है, कुब ना जैसे झुकी होता है, जी जी जी, और उसने हाथ में ना कटोरी पकड़ी हुई है। तो डॉक्टर साहब पहले देखते हैं और वो बुढ़िया कहती है कि थोड़ी सी शक्कर दे दो। तो डॉक्टर साहब पहले हैरान हो जाते हैं, शक्कर मतलब इस टाइम रात के 2 बजे के आसपास शक्कर मांग रहा कोई। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि माई आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, तो मैं तो डॉक्टर हूँ, आपको कोई तकलीफ़ है तो बताओ। तो फिर बुढ़िया की जो टोन है वो थोड़ी सी पहले ऊंची हो जाती है कि थोड़ी सी शक्कर दे दो। अच्छा, हाँ, तो फिर डॉक्टर साहब दोहराते हैं कि माई वैसे तो चलो कोई बात नहीं, पर मेरे हिसाब से कि यहाँ पर ना आप मतलब आप बताओ घर कहाँ पे हम छोड़ आते हैं। उसको लगा हुआ कि मदद करने के इरादे से मेंटली अपसेट ना कहीं और बेचारी। तो अब तीसरी बार माई बड़ी गुस्से में बोलती है कि मैंने कहा ना थोड़ी सी शक्कर दे दो। अब जब डॉक्टर है वो फिर थोड़ा सा मतलब हो गया कि पता नहीं क्या माई बात कर रही है। तो डॉक्टर साहब ने तीसरी बार भी कुछ नहीं बोला कि मतलब शक्कर के रिलेटेड नहीं बोला कि मिल देता हूँ या कुछ कर। तो अभी ये बात जब हुई तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने ना जब लाइट जगाई, फुल लाइट जगाई, तो अब जो वो सामने बुढ़िया थी उसका जो चेहरा था वो नज़र आया। अब जो उसके बाल थे बड़े बड़े, जो उसके बाल और काफ़ी गंदे से बाल थे उसके, मतलब मैले में होते हैं ना, मैले से बाल थे जो, और उसका जो चेहरा था झुर्रियों, एक तो होता है ना नॉर्मल झुर्रियाँ होती है, एक तो बड़ी गंदी सी टाइप की झुर्रियाँ, मैली पूरी मैल चमकी होती है, दांत उसके बाहर थोड़े थोड़े निकले हुए थे और नाखून उसके बड़े बड़े लग रहे थे। अब ये देख के दोनों हस्बैंड वाइफ डर गए। और अब जो वो बुढ़िया थी काफ़ी गुस्से में थी और शांत मतलब चुप थी, मतलब अब वो हंसने लग पड़ी और उसने कहा कि आज तो तेरा अच्छा खाना तुझे मिल जाएगा। अब उसने थोड़ा सा पीछे होके देखा, और पीछे जब उसने देखा और उसने ये लाइन कही तो उसके पीछे से जो था वो एक है तो मतलब कह सकते छोटी सी हाइट का, लेकिन एक उसका जो मुंह था वो इतना मतलब भयानक था और छोटे छोटे उसके सींग निकले हुए थे, और वो सामने आया और जो उसके मतलब नाखून थे वो किसी बड़े जानवर जैसे थे, नोकीले। अब ये देख के तो डॉक्टर साहब और उनकी जो वाइफ थी वो तो मतलब हिल गए पूरा कि ये क्या देख लिया इन्होंने। और अब डॉक्टर साहब थोड़े 2 कदम पीछे होते हैं, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते इस चीज़ को, तो वो जो पिशाच था वो उन पर कूद पड़ा। पिशाच? हाँ, पिशाच ही देखो इस तरीके के जो होते हैं, हैवान, पिशाच। तो वो जब कूद पड़ा और उन्होंने मतलब बिल्कुल पेट की जो आंतड़ियाँ थी वो निकाल दी एक ही बार में करके। अब जब वो उसी पिशाच ने डॉक्टर साहब की, जो क्या बात कर रहे हो, मतलब एक ही बार में नाखून उसके इतने नुकीले थे। जो उनकी वाइफ थी वो भाग के फटाफट दूसरे कमरे में चली गई। अब वहाँ पर जैसे अंधेरा था और वो एक अलमारी के पीछे छुप गई। अब वो आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब के चीखने की, थोड़ी देर बाद वो शांत हो गई आवाज़। तो जो वो बुढ़िया है वो हंस रही है, और जो वो पिशाच है अब वो जैसे कुछ हो रहा है ना, कुछ एक्टिविटी कर रहा होता है हिलने जुलने की। अब क्या होता है कि जो वो उनकी वाइफ थी वो पीछे छुपकर बैठी हुई है, किसी तरीके से अपने आप को रोक के बैठी है, अपनी चीख को रोक के बैठी हुई है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उन्हें एक परछावा नज़र आता है उनको कमरे में, और उसके बुढ़िया का परछावा होता है और उसने हाथ में कुछ पकड़ा होता है। अब उस दौरान जो है पीछे से बिजली चमकती है। अब जब बिजली का फ्लैश पड़ता है तो वो डॉक्टर साहब का सर होता है उसके हाथ में। अब ये देख के उनकी वाइफ की चीख निकल पड़ती है ऊंची सी। अब जब चीख निकलती है तो उनको पता लग जाता है दोनों को। अब वो जो पिशाच था वही उनके साथ भी करता है जो थोड़ी देर पहले उनके हस्बैंड के साथ हुआ था। सेम वाइफ के साथ भी? जैसे कि सब कुछ उनका पेट फाड़ देता है और जो भी आंतड़ियाँ वगैरह निकाल देता है, और जो सर है वो दर्द से अलग कर देता है। है। अब ये जो खूनी रात थी ये जैसे तैसे ख़त्म होती है,
रात में बारिश की वजह से कोई आवाज़ वगैरह बाहर नहीं जाए, किसी को कुछ नहीं पता लगा। अब जब सुबह सारे देखते हैं हाल उस घर का और सब सदमे में, सबके आंसू निकल रहे हैं, और सरपंच साहब जो थे वो गुस्से में भी और सदमे में भी कि मैंने कहा था डॉक्टर साहब को कि दरवाज़ा मत खटखटाना। ये जो डॉक्टर साहब थे वो अभी सिर्फ 1 दिन पहले इस गांव में आए थे सेवा के भाव से कि मैं इस गांव का सारा चेकअप करूंगा, और उसी दिन उसी रात की ये कहानी है। और उस दिन में सरपंच जी ने कहा था कि डॉक्टर साहब जो मर्जी हो जाए दरवाज़ा नहीं खोलना, कोई भी कितनी बार खटखड़ाए, क्योंकि गांव वालों को पहले से पता होती है ना चीज़ें। अब जब सरपंच साहब ने सब देखा और उनके मुंह से निकला कि ये मंजरी डायन जो है वो फिर से उसने अपना कहर शुरू कर दिया। क्या नाम कहा आपने? मंजरी डायन। मंजरी डायन। तो आई होप आपने कभी दंत कथाओं में ये चीज़ें सुनी होंगी। ये जो सारी स्टोरी थी, अब जो उनकी फैमिली है उनको बताया गया। उससे पहले जो लाशों का हाल था वो कैसे बताऊं कि सिर्फ सर ही बचा था, और हड्डियां भी किसी ने जैसे बुरी तरह से चबाई हुई थी। क्या बात? बस सर ही बचा था कि जिससे पहचान हो सके बस। उनके जो बच्चे थे वो कॉलेज में पढ़ते थे, टीनेजर थे। उनका एक भाई था, लट से उनका नाम राकेश था। तो उनको खबर सबको दी गई। उनकी जो वाइफ थी, उनकी बहन थी, यानी कि बच्चों की मौसी, वो भी थी, उनको खबर दी गई। अब जब सारे गांव में आए और सरपंच साहब बड़े दुख से कि लाशें क्या दिखाएं आपको, वो है ही नहीं, सिर्फ सर ही है और कुछ हड्डियाँ ही हैं। अब जो राकेश थे वो तो आर्मी में थे, तो कुछ हद तक तो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन बच्चे और वो उनकी मासी, उनका तो ऐसा नहीं था ना। तो कोई भी भाई नेचुरली इस हालत में चिथड़े अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को कोई देखेगा तो कैसे, मतलब हम सोच के भी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है भाई ये तो। और अब चलो जैसे तैसे जो उनके अवशेष बेचारे बचे थे उनका संस्कार किया गया। और जो राकेश आर्मी में थे, फिर उन्होंने अब शुरू किया कि ये किसका काम है। तो अब सरपंच साहब ने धीरे से बड़बड़ाते कहा कि ये मंजरी डायन और उसके आदमखोर पिशाच का काम है। तो जो आर्मी में थे उसके राकेश, उनके भाई, वो गुस्से से, सरपंच साहब आप क्या दकीनूसी बात कर रहे हैं, ये कैसे, आपको कौन सी डायनों की बात कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये जानवर का काम है, कोई जानवर, खूंखार जानवर है जिसने ये काम किया। तो सरपंच साहब ने ये बात आती कि पहाड़ों में जानवर भी होते हैं, जानवर भी होते और दूसरा हमारे तो हिमाचल में मतलब मैक्सिमम लोग जो है आर्मी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं। हाँ। और जो है वो सरपंच साहब कहते हैं कि अगर जानवर होता तो वो सर क्यों छोड़ता। हाँ। और हड्डियां तक जब आ गया, कोई मांस का लोथड़ा तक नहीं बचा। इतना बुरा हाल जो किया है वो इसका मंजरी डायन और उसके पिशाच का ही काम है, आदमखोर पिशाच बेटे का, जो उसका बेटा है बेसिकली। और फिर राकेश जो है वो गुस्से से कहते हैं कि सरपंच साहब कि आप, मतलब ये आजकल लोग मॉडर्न हो गए हैं और आप गांव में अभी भी इस बात कर रहे हैं। तो सरपंच साहब कहते हैं कि मैंने मना किया था आपके भाई को कि किसी भी हालत में दरवाज़ा नहीं खोलना। अगर वो, मतलब मैंने ये तो नहीं बताया था कि ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन मैंने उनको मना किया था। तो जब ये 3-4 बातें हुई, आसपास जो गांव के कुछ पंच वगैरह या सम्मानित होते हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई साहब ये सही बात कर रहे हैं। तो अब जो उनके बच्चे थे या उनकी जो मतलब बहन थी, उनकी मिसेज की बहन थी, तो बच्चों भी पूरा दरनिकार कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो उनकी मौसी थी ना, यानी कि उनकी मदर की बहन, तो उन्होंने कहा कि नहीं सरपंच साहब आप जो कह रहे थे मुझे बताइए, क्योंकि उनको थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो जो राकेश है वो कहते हैं कि यार तुम भी इस काम चीज़ों में विश्वास करने पड़े। तो वो फिर गुस्से में कहते हैं कि क्या आपने उन दोनों के शव नहीं देखे, या शव कहना भी बुरी, मतलब गलत बात है कि सिर्फ सर बचे हैं और हड्डियां तक नोची हुई हैं, एक मांस बिल्कुल नहीं बचा, तो आप अभी भी आपको जानवर लग रहे हैं। तो अब उनका थोड़ा सा गुस्सा देख के वो भी चुप हो गए, क्योंकि जो मकान का जो सारा हाल था, खून और खून हुआ था, और आप इमेजिन करके देखिए किस तरीके का होगा। चलो अब उनकी बात से गुस्से में देखा, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कि उनकी भी तो बहन की मौत हुई है, तो मैं ही हर जगह पे अपना सर घुसाई जाऊँ कि हाँ ऐसा नहीं है, तो चलो सुनने लग पड़े। तो उन्होंने कहा कि सरपंच साहब आप बताओ कि क्या सारी इस चीज़ का क्या माजरा है। तो फिर अब सरपंच साहब फ्लैशबैक में जाते हैं कि ये सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई। वो कहते हैं कि ये जो कहानी है ये 25-30 साल पुरानी कहानी है, और 25-30 साल पहले यहाँ पर एक गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें एक औरत थी जिसका नाम था मंजरी, और उसका पति और उसका बच्चा था। जो बच्चा था वो बेसिकली मंदबुद्धि था,
अच्छा। और उसकी एज, वो दोनों बूढ़े थे, मतलब 70-75 साल के हो चुके थे, और उसका बच्चा भी जो था 45-50 के आसपास था, लेकिन उसका जो मतलब मेंटली लेवल था वो बच्चों जैसा था, बच्चों जैसा जिद करना, और उसका जो हाइट थी वो भी छोटी रह गई थी। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली। तो ये यार उनका परिवार था सारा, और जो उनके पति थे वो साफ सफाई का काम करते थे। तो कुछ बेचारी गरीब फैमिली थी, इतनी सम्मानित फैमिली नहीं थी गाँव की। तो आपको पता है 25-30 साल पहले की बात कर रहे हैं, गांव में दखियानुसी लोगों के, विचारों के लोग, पिछड़े मतलब जो होते हैं विचारों के लोग रहते थे। अब तो कम हो गए, लेकिन थे, अभी भी हैं, उतने नहीं है लेकिन पहले थे। खैर, तो ये कहते हैं कि उसके एक दिन उसके पति की जो है वो मौत हो गई। अब वो सिर्फ माँ बेटा बचे। तो बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा था, लेकिन माँ की सबसे जो बड़ी समस्या थी वो खाना नहीं थी, वो थी कि जो उनका बेटा है वो ठीक हो जाए। तो अब ना तो डॉक्टरी इलाज हो सकता था, उतने पैसे नहीं थे तब, उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। तो फिर उसकी जो माँ ने वो तरीका अपनाया जो आमतौर पे नहीं अपनाना चाहिए, वो था काले जादू का। ये काले जादू का नाम सुन के थोड़ा सा आग्रह करता हूँ हमारे भैरव जी से, क्योंकि ये समय भी थोड़ा ऐसा ना 12 बजने वाले हैं, 12 बजने वाले हैं, और ये एंटिटीज़ की बातें हो रही है। और अब है भी, हम प्लेस है हमारा हिमाचल का मलाना घाटी है ये, और मलाना गांव के बारे में आपने सुना ही होगा। और हम अभी है, मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये हमारा बारी कैफ़े है, जो कि एक मैम है वो चलाते हैं, और बड़ा खूबसूरत है, और साथ में थोड़ा सा व्यू भी, डरावना भी व्यू है। तो ये मैं थोड़ा सा इसलिए चलो शांत हो गया। अब मैं तो भैरव का अंश मानता हूँ। हाँ बिल्कुल, है ना। तो रिक्वेस्ट है मेरी सबसे, सभी एंटिटीज से भी, हमें प्लीज़ अपना काम करने दीजिए। हम किसी तरीके का कोई आपको छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, और ना हमारा कोई ऐसा इरादा है। अब बात कर रहे हैं तो नेचुरली ऐसा होता ही है, जैसे हम बात करें तो अट्रैक्ट होते ही होते कि हाँ हमारे बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, जरा सुनते हैं। हम भी सुनते हैं। तो फुल रिस्पेक्ट है आपके लिए भी, प्लीज़ कंटिन्यू। और व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है कि जो ये डिस्टर्बेंस हुई है ये नेचुरल थी भी, हमारा इसमें कुछ नहीं था, तो मानव निर्मित नहीं था कुछ। हाँ, तो मानव निर्मित नहीं था, तो हाथ जोड़ के बेनती है कि ये क्षमा करें। और स्टार्ट करते हैं हम जो आगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो पति की उनके मौत होगी, तो जैसा मैंने कहा कि डॉक्टरी सुविधा उनके लिए नहीं थी, तो अब उन्होंने वो रास्ता अपनाया जो नहीं अपनाना चाहिए था, यानी कि काले जादू का। काले जादू का। तो तंत्र विद्या ये वो कहीं से कुछ बातें सुन के उसने कुछ तंत्र मंत्र करने शुरू कर दिए और सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और अब फाइनल में जाके उसको एक बकरा चाहिए था जिसकी बलि देनी थी। तो बकरा बेचारी कहाँ से लेती है, अब उसके पास पैसे तो उतने थे नहीं। तो फिर एक ही रास्ता था चोरी करने का। तो गांव में किसी का उसने बकरा चोरी किया। तो अब आपको पता है कि एक तो गांव, और वो भी पहाड़ी गांव जो बड़े कम होती है, मतलब तादाद होती है, घर जैसा ही होता है कि बड़े मोहल्ले जैसे ही कह सकते हैं होता है, तो बड़ी जल्दी बात फैलती है। अब जब वो मंजरी तब तो मंजरी थी बेचारी, जब वो घर गई उसने बकरा बांधा, तो तब तक जो बात थी सारी गांव में फैल गई। वो बंदे ने जिसका था कि मेरा बकरा चोरी हो गया, बकरा चोरी हो गया, तो किसी ने कह दिया कि एक जाने ने कह दिया कि मैंने वो मंजरी को लेके जाते देखा है, मुझे तो लगा तूने भेज दिया होगा। तो फिर सारे जाने उसके पास गए, मंजरी के घर गए। तो जब और पिंड का गांव का जो चौधरी था वो भी, अब जब वो गए तो वो देखे तो मंजरी ने सारा अपना जादू का सिस्टम करके रखा था, बकरे की जो बलि देने वाली थी। अब वो पकड़ी गई बेचारी। पकड़ी गई तो बेचारी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अब उसके साथ हुआ ना उसके बाद वो बड़ा बुरा हुआ। ठीक है, यहाँ तक उसको थोड़ा बहुत दरनिकार किया गया, समझ आता है, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो बड़ा ट्रेजिक है। तो चलो, अब चौधरी को गुस्सा चढ़ा तो उसने जो है वो कर दिया बाइकआउट कि इसका गांव में बाइकआउट होगा, ना उसे इससे कोई चीज खरीदेगा ना इसको बेचेगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कैसा होता था, जो चौधरी होते थे, रेड फ्लैग सा कर दिया, जिम्मेदार होते थे, कैसे वो उनके अपनी चौधरी जमाते थे। अब बेचारे जो उनके पास वो बच्चा ठीक क्या करना था जो था, उससे भी वो गई। तो बड़ी उसने बेचारी ने तरले मिनते की कि मेरी गलती माफ कर दो, मैंने सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया, लेकिन किसी ने एक भी नहीं सुनी। अब उसका जो था वो गांव में बाइकआउट हो गया, और बस ये था कि कहीं से किसी तरीके से कुछ भी, मतलब ना खाने जोग चीज़ों को भी लेकर वो अपना पेट और अपने बच्चे का पेट पालती, जो आम इंसान नहीं खाता, शायद जानवर भी ना खाते हो, लेकिन उसको गुजारा करना था। उम्र भी बेचारी की बहुत थी, 70-75 जैसे मैंने कहा, और बेटा भी था उम्र पर, मैंने आपको जैसे बताया। अब क्या है कि इसी गांव में एक बड़े पहुंचे हुए संत थे, जो बाहर गांव के, जिनका टिल्ला था,
टिल्ला आपको पता होगा और व्यूअर्स को गढ़ जिसको कह सकते हैं, जैसे एक ना थोड़ी सी जमीन थोड़ी सी ऊपर होती है, छोटी सी पहाड़ी टाइप होती है, उसको टिल्ला भी बोलते हैं ना। नाथों का टिल्ला होता है या संत। तो वो ना बड़े पहुंचे संत थे और सारे गांव में उनकी बड़ा उनको मानते थे। और उनका जो मस्तिष्क था वहाँ पर उन्होंने एक हमेशा एक तीसरी आंख का एक बना रहता था, मतलब चित्र, या हम आज के ज़माने में टैटू कहते हैं, लेकिन एक बना रहती थी, आकृति बनी रहती थी, तो वो उनकी पहचान थी। अब ये बेचारी रोती रोती उनके पास गई, तो उन्होंने सारी कहानी सुनी, तो डांटा भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट खैर जो अब हो गया तो वो हो गया। और बड़े पहुंचे संत थे, उनके लिए छूत छूत, ऊंच नीच जाति का कोई भेदभाव नहीं था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंजरी को जो है चावल देने शुरू कर दिए। ये चल तू चावल अपने पका के खा, दूध दे देते तो चलो काम चलता रहता। अब उन संतों की वजह से कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन संतों को कोई कह पाता कि हमने बॉयकॉट किया। तो चलो मंजरी बेचारी जो है वो धीरे धीरे उसका घर चल रहा था। अब एक दिन क्या था कि संत जी को कहीं जाना था कुछ दिनों के लिए, तो उन्होंने मंजरी को बुलाया, उसको कुछ चावल ज़्यादा दिए कि 10-15 दिन के, जितने दिन के लिए उन्होंने जाना था, और कुछ दिनों का 2-3 दिनों का दूध दिया कि तुम अपना गुजारा कर तब तक, तो चलो मैं जब आऊँगा बाकी फिर मैं और दे दूँगा। चलो मंजरी बेचारी घर आई, और उसके बाद फिर उसने जब चावल वगैरह बनाने शुरू किए, तो जो अब उसका बच्चा था वो अब जिद करने लग पड़ा, बाल हट जिसे कहते हैं वो करने लग पड़ा। तो वो कहता कि मैंने खीर खानी है। अब खीर के लिए दूध था, चावल था, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, शक्कर। अब कुछ आया याद। ओके, कनेक्ट हो गई बात। प्लीज़ कंटिन्यू। अब वो जो शक्कर है, वो बेचारी, संत जी तो थे नहीं यहाँ पे, तो वो बेचारी जो शक्कर है वो कटोरी लेके घर घर जाके बेचारी कहने लगी थोड़ी सी शक्कर दे दो, थोड़ी सी, मैंने कुछ नहीं करना अपने बच्चे के लिए। लेकिन जहाँ भी गई वहाँ पर उसको धुतकार आ गया, जहाँ पर भी गई वहाँ पर, दुकान पे गई, कहाँ पे गई। अब थक हार के उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा कि आपको पता होगा जो चौधरी चादरी होते थे, इनके काफ़ी बड़े घर होते थे, एक साइड पे गोदाम होता था जहाँ पर ये अपना अनाज नूज रखते थे। तो ऐसे ही उस चौधरी के घर में साइड पे एक कमरा था जहाँ पर ये सब कुछ पड़ा था। तो ये जो मंजरी थी बेचारी वहाँ पे गई, इसलिए मैं बार बार बेचारी बोल रहा हूँ, ये अब तक उसकी वो दुखिया है, वो उसकी जो हालत है अब तक बुरी है। तो उसने थोड़ी सी, जितनी उसको शक्कर, सिर्फ उतनी उसने शक्कर ली, और जैसे ही वो बाहर निकली तो बाहर उसके नौकरों ने और चौधरी ने देख लिया। अब चौधरी उसको घसीट के गांव के चौराहे पर ले आया, और उसके जो नौकर थे उसको बेचारी वृद्ध को मारने लग पड़े। अब जब वो उसकी ऊंची ऊंची उसने आवाज़ सुनी, तो उसका जो बच्चा था घर आसपास होगा, वो भी फटाफट आ गया, और वो जब उसने माँ की अपनी हालत देखी तो उसने चौधरी को देखा और चौधरी पर वो झपट पड़ा। अच्छा। अब चौधरी के हाथ में थी 2 नाली। अब जैसे उसने, चौधरी ने उसके अपने आप पास आते देखा, तो चौधरी ने उसको शूट कर दिया, बच्चे को, और वो बेचारा एक ही बार में ख़त्म। अब ये देख के जो मंजरी थी वो भी बेचारी रह नहीं सकी। अब गुस्से में वो भी जब चौधरी के पास बढ़ी तो उसने उसको भी शूट कर दिया। अब बेचारे जो माँ बेटा थे दोनों वहीं पे ख़त्म हो गए। चौधरी थे, 40-50 साल पहले की कहानी है, आपको पता है तब तक कानून का क्या जोर होता था। तो किसी की हिम्मत कुछ नहीं हुई, और उसको कहीं जंगल में दोनों को दबा दिया। बीत गए दिन थोड़े बहुत। अब जो संत थे वो वापस आए। अब वापस आए, उन्होंने देखा, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा कि मंजरी मेरे पास आई नहीं। अब जब वो संत जी गांव में गए तो गांव में उनको पता लगा कि ये सब कुछ हो गया, मार दिया। अब संत जो थे वो क्रोध में आ गए। क्रोध में वो चौधरी के घर गए, और चौधरी को फिर उन्होंने श्राप दिया कि जिसको तूने मारा है उस बेचारी का क्या कसूर था, सिर्फ तू उससे शक्कर ही ली थी। चल तू जो पहले किया था फिर अब कर लेता कि कोई ना बुलाता, और तू क्या करता, तूने तो उन दोनों को मार दिया। और गुस्से में फिर उस चौधरी को मतलब श्राप दिया कि वही मंजरी तेरे परिवार का सर्वनाश करेगी। अब जो चौधरी था वो अपने गुमान में था, उसने बोला वो बाहर में जाओ। अब संत जो थे वो फिर गुस्से में गांव छोड़ने लगे, क्योंकि उनको चौधरी पर तो गुस्सा था, गांव पर भी था ना, कि किसी ने मदद तक नहीं की, किसी ने बोला तक नहीं। तो जो संत थे वो फिर गुस्से में गांव छोड़ के चले गए। अब जो श्राप था वो भी संतों महापुरुषों का, वो तो फिर लगता ही है। चलो दिन बीता। अब रात को मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ और ऐसी बारिश होनी शुरू होगी। जब बारिश शुरू हुई तो ऐसी बिजली चमकी, तो चौधरी का जो बड़ा सा दरवाज़ा था बाहर का, आंगन दरवाज़ा होता, आंगन होता, फिर बाहर सा बड़ा सा, वो खटखटाना शुरू हो गया।
अब जब वो खटखटा तो जो उनका नौकर था वो निकला, दरवाज़ा खोला और वहाँ पर उसको एक बुढ़िया दिखाई दी और उसके हाथ में कटोरी थी। तो वो कह रही कि शक्कर दे दो। तो वो जो नौकर था वो चल चल बुढ़िया इस टाइम क्या करने आई है। तो फिर उसने कहा शक्कर दे दो। अब वो नौकर था जो उसके दिमाग में आया कि शक्कर और बुढ़िया। अब जैसे ही वो बिजली की फ्लैश हुई और सामने वो मंजरी जो अब डायन बन चुकी थी। अब वो बेचारी नहीं थी, अब वो मंजरी डायन थी। मंजरी डायन बन चुकी थी। अब जैसे ही मंजरी डायन को उसने देखा उसकी चीख निकल पड़ी, लेकिन चीख निकली और वो पीछे से पिशाच जो उसका बेटा बन चुका था आदमखोर, उसने आया उसका पेट चीर दिया। वैसे ही वो गिर पड़ा। अब उसकी चीख सुन के जब चौधरी बाहर आया तो उसने उसको छोड़ा नौकर को और उस पर झपट पड़ा। उसकी बहू बेटा बाहर आए, उसका 3 महीने का पोता बाहर उसको गोद में उठा रखा था। पोते का उसने सर पकड़ा और एक ही बार में झटके में उखाड़ दिया और कुछ ही देर में सारा परिवार ख़त्म, जैसा कि संत जी ने श्राप दिया था। अब अगली सुबह जो है वो जब दरवाज़ा खुला चौधरी के घर का और ये मंजर देखा सबने, सबकी रूह तक कांप उठी। और जो वो नौकर था जिसको चीरकाट जिसकी शुरू हुई थी और जब चौधरी को देख लिया वो उसकी अभी प्राण बचे थे। तो उसने जब सरपंच ने उसको हिलाया, उसको हॉस्पिटल के लिए ले जाने लगे और उसने बताया कि ये मंजरी जो है डायन बन के आ चुकी है और संत की बात सच होगी। तो सारे अब थर थर कांपने लग पड़े। अब ये जो बात थी अब सरपंच जी सारे उस परिवार को बता रहे थे, जो फ्लैशबैक था। तब से लेकर कहते अब तक जो है वो रात को दरवाज़ा खटखटाती है और जो गलती से दरवाज़ा खोल दे तो शक्कर मांगती है, बस उसके बाद फिर सर्वनाश हो जाता है। तो गाइस मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नज़र, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस स्टॉक। ऐसा भी मैंने सुना है कि रात के समय 12 बजे, एक 12 बजे की टाइमिंग और एक 3 बजे की टाइमिंग, दो ऐसी टाइमिंग है जब आपको बाहर से खटखटाने की आवाज़ आए तो आप वेट कीजिए 3 बार कम से कम। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार हो गया, आप वेट करिए क्योंकि एंटिटीज़ आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है किसी भी रूप में। और अगर आप बीच में चले जाओगे तो हो सकता है वो किस रूप में दिखे वो आप भी बेहोश हो जाओ उस समय। 3:16 बेसिकली माना जाता है। हाँ तो हाँ शायद 3:16। और जो ये आप कर रहे हैं दरवाज़ा खटकाने की, ये तो असली कहानी है। मतलब कहने का मतलब कि कर्नाटका का जो गांव है जहाँ पर होता है नेलबा, स्त्री, ओ स्त्री कल आना का मतलब नेलबा कहते हैं। नेलबा शायद होता है, जब उसकी फिल्म में बनी ना स्त्री बनी है, उसी चीज़ पर बनी हुई है। अच्छा, तो वो वहाँ पर लिखते हैं ना वो स्त्री कल आना। तो वहाँ पर जब वो दरवाज़ा खटखटाती थी ना तो वो सारे कहते हैं नेलबा, मेरे सबसे नेलबा ही कहते थे। नेलबा का मतलब होता है कन्नड़ में कल आना। तो ये वहाँ की है। तो अब ये जो कहानी है ये जो मतलब सारी है, तो अब जब ये सब ने सुनी बात तो जो राकेश है वो यानी कि आर्मी वाले जो पर्सन है उन्होंने विश्वास नहीं किया, उनके बच्चों ने विश्वास नहीं किया। स्कूल कॉलेज पढ़ रहे थे, टीनेजर थे, समझ रहे थे कि दकियानूसी बातें हैं। और लेकिन जो उनकी मौसी थी वो इस चीज़ पर विश्वास कर रही थी कहीं ना कहीं। तो ये जब बहसबाजी होनी शुरू हुई तो सरपंच जी ने कहा कि ठीक है, फिर अगर तुम इस चीज़ को करना चाहते हो ना तुम ऐसा करो, रात को चौक में 2 शक्कर की बोरियां रखो और फिर वेट करो, छुप कर देखो कि उसको कौन लेने आता है। तो ये राकेश ने कहा ठीक है। उसने अपने आर्मी के 2-3 जो उसके फ्रेंड थे और स्कॉलर से, उसका नाम है राजीव, प्रवीण, विपिन,
इनको बुला लिया, 3 दोस्त थे कि तुम भी आ जाओ, देखेंगे कोई खूंखार जानवर होगा, मैं अकेला तो नहीं कर पाऊंगा मुकाबला, तो मिलके करेंगे, ये पता नहीं गांव वाले कौन सी छोड़ रहे हैं। चलो अब उनको बुलाया गया, 1-2 दिन में वो आ गए। तो जब आ गए तो सारी फिर उनकी स्ट्रेटजी बनी कि हम चौंक में रखेंगे, ऐसे रुकेंगे, मतलब छुपेंगे, और जैसे ही वो जानवर दिखेंगे उन पर फायर कर देंगे, काम ख़त्म कर देंगे। तो जो उनका बेटा था डॉक्टर साहब का, वो कहता मैं भी चलूँगा साथ में। तो वो टीनेजर था, बच्चा था, तो उनके चाचा ने मना कर दिया, यानी आर्मी मैन ने, कि नहीं भाई तू नहीं जाएगा। उसने काफ़ी जिद की लेकिन नहीं मानेगी उसकी। अब उसके मन में भी था कि मेरे मतलब जिसने मेरे माँ बाप को मारा मैं भी करूँगा। चलो अब तरकीब के मुताबिक जो था वो स्ट्रेटजी सारी बना ली थी, और वहाँ पर एक शक्कर की 2 बोरियाँ रख दी गई, और ये सारे छुप गए और पॉइंट पे इन्होंने रख लिया, निशाने पे रख लिया। अब वेट कर रहे हैं कि 1 घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा, थोड़ी देर बाद बारिश भी होने लग पड़ी, बिजली चमकने लग पड़ी, जो आमतौर पे पहाड़ों में नॉर्मल होता ही है। बिल्कुल। जब टाइम आया ना 2-2:30 बजे के आसपास का, तब उनको थोड़ी सी हलचल होनी दिखाई दी। उनको दिख रहा था कि बिल्कुल अंधेरे में कुछ 2 आकृतियाँ हैं, एक थोड़ी सी झुकी हुई लग रही है और एक थोड़ी सी छोटी सी आकृति लग रही है, धीरे धीरे आ रही हैं, और वो शक्कर की तरफ आके उन्होंने खाना शुरू कर दिया। और जब वो खा रही थी तो राकेश ने इशारा किया कि आ जाओ। हाँ, उनका इशारा ही वो था बेसिकली, अब अंधेरे में तो दिखना नहीं था कि जब वो कुछ लिखेगा। अब जब वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे तो एकदम से जब बिजली चमकी और जब चारों जानों ने उसका रूप देखा दोनों का, तो वो सारे देख के दंग रह गए कि एटलीस्ट ये जानवर तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक जाने ने क्यूरियोसिटी में उसी टाइम फायर कर दिया। जब फायर किया वो लगा उस पिशाच को, होना तो कुछ था नहीं। अब उनकी नज़र पड़ गई सब पर, फोकस में आ गए। अब वो जो विपिन था वो फटाफट उसकी तरफ भागा, लेकिन वो जो पिशाच था उसने एक ही हाथ में ऐसे हाथ डाला, बीच में उठा दिया और उसका पेट साथ में काट दिया। वो तो बेचारा उसी चीज़ में ख़त्म। अब तीनों दोस्त देख के हक्के बक्के रह गए, राकेश खास तौर पे, क्योंकि वो उसकी जिम्मेवारी पर था। पहले तो वो सहम गए, लेकिन अपनी सेंसेस में आए और उन्होंने फायर करने शुरू कर दिए। फायर करने उनको क्या फ़र्क पड़ना था। अब वो पिशाच राकेश पर झपटा, तब तक दूसरे ने फायर किया, थोड़ा सा फायर का फ़र्क तो होता ही है शॉटगन वगैरह का। तो दूसरे पर ऐसा हुआ, जब फायर होने शुरू हुए तो गाँव वाले भी आए, और बारिश जो थी हल्की फुल्की रुक चुकी थी। अब क्या हो गया कि जब इतना मंजर हो गया, भीड़ भड़क्का हो गया, तो कभी भी आप चीज़ नोट करना, भूत प्रेत भीड़ भड़क्के में अपने आप पावर नहीं शो कर पाते। वो भाग जाते हैं। अब गांव वालों ने आग की मशाले वगैरह जलाई, तो वो आग के डर से भाग गए दोनों जने। अब वहाँ पर जो मंजर था, एक खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी विपिन की, और राकेश उस पर ऊंची ऊंची रो रहा था, कुरला रहा था, क्योंकि उसका दोस्त था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो मारा गया। लेकिन जो फ्लैश था ना, बेसिकली वो बिजली का फ्लैश नहीं पड़ा था। जब वो उसके पास जा रहे थे ना, वो फ्लैश पड़ा था, उस डॉक्टर के बेटे ने वहाँ पर आया, उसने लाइट चलाई, और वो सीधा फ्लैश जब पड़ा तो वो अलर्ट हो गई। अच्छा। अब वो बेचारा, क्योंकि वो भी आया था कि मैं भी देखूं कौन है, अब वो भी बेचारा अपने आप को कोस रहा था कि मेरी वजह से सब हुआ। पर नहीं, सारे समझा रहे थे कि नीति को शायद यही मंजूर था। अब जो सरपंच थे उन्होंने कहा कि अब यकीन आया कि जो हम कह रहे थे, अब बताओ कि जानवर है कोई, तेरी इतनी गोलियों से नहीं वो मरे। अब राकेश भी मान चुका था कि हाँ जो था वो सच था, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी, एक दोस्त की जान दे के चुकानी पड़ी। अब ये तो सारा किस्सा ये हो गया रात का। अगले दिन अब सब सारे बैठे और ये चल रहा था कि अब समस्या तो सामने पता लग गई, मैं मान भी चुका हूँ, इसका हल कैसे होगा। क्योंकि मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मेरे जो भाई और भाभी हैं और उनके सब जो भी रिश्तेदार हैं इनके, कोई भी शांत नहीं बैठने वाला था कि इसको ख़त्म करना है। तो सरपंच साहब कहते हैं कि ख़त्म का कैसे करें, अब ये ऑलरेडी श्राप है, अब वो श्रापित है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो फिर जब सारी बातें हुई तो फिर सरपंच जी कहते हैं हाँ एक चीज़ है कि जिन संत ने ये श्राप दिया था क्यों ना उनसे पूछा जाए कि इस चीज़ का अंत कैसे होगा। तो अब संत जी कहाँ पे मिलेंगे, बात है 25-30-40 साल पुरानी बात है। हाँ। संत जी तब जवान थे, अब वृद्ध हो गए होंगे, कहाँ इतने बड़े देश में ढूंढेंगे उनको। बिल्कुल। तो चलो अब सारे सोच रहे थे, तो फिर राकेश कहता है 1 मिनट, आपने कहा था ना कि उनके निशान तीसरे नेत्र का, ये तो मेरे हिसाब से किसी का होता है। हाँ। तो कहते हैं हाँ। अब उसने राकेश ने अपना तंत्र सारा लगा दिया, आर्मी वालों को लिंक्स होते हैं, पुलिस में भी होते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं, सारा करके पता लगाना शुरू किया कि कोई भी संत ऐसा मिले
तो हमें मतलब बताइए, हमें बहुत ज़रूरत है उनकी। तो 1 महीना निकला, 2 महीना निकले, 3-4 महीने बाद फिर राकेश को एक फ़ोन आता है कि जिस संत की आप बात कर रहे हो, हम ये नहीं कह सकते कि वो ही हैं, लेकिन उनके माथे पर जो है वो ऐसा तिलक जैसा है जैसा आप कह रहे हो, आंख बनी हुई है, त्रिनेत्र जैसा हाँ, बना हुआ है। त्रिनेत्र। तो वो कहीं ना कहीं से कहते हैं, उनको ढूंढा, उनकी मतलब फ़ोटो वगैरह कैसे क्लिक की, उनको भिजवाई। जब सरपंच साहब ने देखा, थोड़ी से देखा कि अब थोड़े से वृद्ध हो चुके थे, लेकिन पहचान लिया कि हाँ ये वही है, इनकी वेशभूषा भी वैसी है और इनका ये वही है। अब चलो जी, अब वो मिले काशी में। वो काशी में अब कहीं पर जब तप कर रहे थे, तो राकेश और सरपंच जी और सारे फ़ौरन काशी के लिए निकल पड़े। काशी में निकले, संत जी को मिले, और पहले तो सरपंच जी मिले, माफ़ी तलाफ़ी उनसे की कि हमें माफ़ कर दो। संत जी को पता होता, उन्होंने 30-40 साल उनको वृद्ध हो गए थे, लेकिन पता था। तो फिर उन्होंने सारी कहानी बताई कि ये सब कुछ हुआ, आपका शराब ने उसको परिवार तो ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाद ये कहर बन के टूट रही है। तो सरपंच जी थोड़े से दुखी हो गए कि वो अब शायद पिशाच जोनी में आने की वजह से, आत्मा प्रेत आत्मा डायन बनने की वजह से वो आत्मा नहीं रही और वो अब दुष्टात्मा बन चुकी है। तो फिर संत जी से पूछा गया कि अब इसका हल क्या है, इस शराब का हल क्या है। तो संत जी ने थोड़ा सा सोचा विचारा, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, हम मिलकर इस शराब का अंत करेंगे, लेकिन जो मैं कहूँगा वही करना है, मेरे किसी भी काम में रुकावट नहीं आएगी, जो मर्जी हो जाए, जैसा दुनिया इधर की उधर हो जाए, जिस समय तुमने मेरे काम में रुकावट की या मुझे किसी काम से मना किया, उसी समय मैं वहाँ से चला जाऊँगा, अलोप हो जाऊँगा, समझो, और औपचारिकता को वहीं स्टॉप कर दूँगा। हाँ, वही बस वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबको फिर कहा गया कि जो मर्जी हो जाए, और वो अब ख़त्म नहीं होगा, अब मतलब उनको रुकावट नहीं डाली जाएगी, जो मर्जी करें। अब सरपंच जी आए, और वही जो चौराहे पर सारी तरकीब वही लगाएगी, वही बोरियां दोबारा रखेंगी शक्कर की, और संत जी ने कहा कि एक चिता जलाई जाए, एक चिता रखी जाए, बनाई जाए, और जब मैं कहूँगा उसको जला दिया जाए। अब ठीक है जी, सारा कुछ हो गया। थोड़ी देर बाद वेट की, वही जो है वो आई मंजरी। तो संत जी ने कहा था कि अब इसको ना एक धागे में बांधना है, और मैं अपने मंत्र बोलूँगा, इस मंत्र से वो कमज़ोर हो जाएगी। इन दोनों को धागे में बांध के, तो वो उस आग में, जब मैं कहूँगा आग जला देनी है, और उसमें इनको भस्म करना है, तो मेरे मंत्रों से वो भस्म हो जाएगी। चलो ऐसा ही हुआ। जब वो डायन आई और उसका पिशाच आया, उसका बेटा, तो पहले तो उसने हावी हुआ, लेकिन जब फायर वगैरह हुए और आग की थोड़ी लपटें जब उसके आगे मिसाल की गई, तो वो थोड़ी सी, और जब वो संत मंत्र जप रहे थे, थोड़ी सी कमज़ोर रही, उसको एक धागे से उन्होंने बांधा गाँव वालों ने, और जैसे ही उसको ले जाने के लिए आगे बढ़े आग की तरफ, तो कहीं ना कहीं उसका जो फिर दुष्टात्मा थी वो पावरफुल हो गई। अब वो जो फाइट चल रही थी, वो संत और उनके बीच, डायन के बीच चल रही थी मंत्रों की। वो डायन पहले कई बार कमज़ोर होती, लेकिन जब वो आग के पास जाने लगी, उसको वो अपना अंत नज़र आ रहा था, उसके लिए बचने के लिए वो कर रही थी। थोड़ी देर तक चलता रहा, लेकिन जब संत जी ने देखा कि वो मतलब नहीं हो रहा, तो अब संत जी ने एक स्टेप उठाना था। लेकिन उससे पहले संत जी ने ना एक छोटी सी पर्ची जो थी वो उसको दे दी थी राकेश को, कि ये जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद ये तुम पढ़ लेना, और फिर तुम्हें कारण पता लग जाएगा। अब राकेश कहता कारण क्या पता, चलो खैर। जब ये सब कुछ हुआ ना, संत जी को लगा कि अब हाथ से चीज़ निकल गई है। संत जी उठे, धीरे धीरे गए और उस चिता में समा गए। आत्मदाह ही हो गया। आत्मदाह किया। अब सारे गांव वाले देख रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि उन्होंने मना किया था। हाँ। वो समा गए। जैसे ही वो चिता में समाए, वो भी दोनों जलने लग पड़े, और कुछ समय बाद उनकी भी भस्म हो गई, और संत जी भी चले गए। सुबह हुई, सुबह तक सब कुछ साफ़ हो चुका था। अब जब राकेश ने वो पर्ची खोली, वहाँ पर लिखा था कि इस शराब को अंत करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कि मेरा अंत होना, क्योंकि ये शराब मैंने दिया था। जैसे ही मेरा अंत होगा, इस शराब का अंत भी हो जाएगा। और वो संत ने अपनी जान देकर इतनी बड़ी जो है वो समस्या से निजात दिया, और ये बलिदान था उनका, बहुत बड़ा बलिदान। ज़बरदस्त कहानी है ये तो। अब ये मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी, अब लेकिन हिला कर रख देने वाली एक जो ये दास्तान थी, कहते ना झंझोड़ कर रख देने वाली कहानी है ये। और ऐसी कहानियाँ तो मतलब देखो ना कितना कनेक्ट करती है ना ये। अब किसी बॉलीवुड वाले को मिल गई हो तो मूवी भी बना सकता है इस पर, है ना। तो होती है भाई, पहाड़ों में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो प्रचलित है, और दंत कथाएँ हैं। अब उस समय, उस ज़माने में कोई रिकॉर्डर तो होता नहीं था, टेप रिकॉर्डर। अब दंत कथाएँ कहते हैं कि थोड़ा जैसे आप दादा ने सुना दी,
दादा के फिर जो पोता वो पोते ने आगे कर दी। तो उस तरह की लिखने वाले ने कहीं ना कहीं हाँ हमने पढ़ ली, हमने लिख ली, उन्होंने लिख ली, हमने पढ़ ली। और कहीं ना कहीं मेरा ये विश्वास है कि दंत कथाएं कहीं ना कहीं ट्रू भी होती है भाई। हाँ मतलब सच्चाई तो होती है, कुछ सच्चाई तो होती है ना। हाँ ऐसा हो सकता है कि लिखने वाले से शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर आगे आगे थोड़ा हो। देखो ना क्या होता है कि कोई भी जो चीज़ है ना अपनी, खास तौर पे कोई कहानी है अपनी प्योर फॉर्म में वही होती है जब वो क्रिएट होती है, चाहे वो इंसिडेंट हो चाहे कहानी हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएगी ना वो उसमें ऐड ऑन कम ज़्यादा बढ़ते जाते जाएंगे और अपने अपने स्किल हिसाब से वो चलती जाएगी और मज़ा भी इसी में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एग्जांपल के तौर पे कोई भी कहानी है, हमारे शम्स भाई है जो क्राइम तक के हैं, वो उनकी स्टोरी सुनाने का मजा ही अलग है। तो अब वो जो क्राइम की स्टोरी सुनाते हैं लाखों चैनलों पर है, किसी को कोई पसंद है किसी पर है, तो एक ही है ना। बस उसमें फर्क क्या होता है, ऐड ऑन होता है, वो अपनी तरीके से ऐड ऑन कर लेते हैं। हम भी है, हम भी जब कोई हमें कहानी सुनाता है अपनी सच्ची, उसने और किसी चैनल पर भी बताई सकती है, लेकिन जिन्होंने हमें पसंद करना हमें करेंगे, उन किसी को पसंद करना किसी को पसंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बहुत मज़ा आया। और कोई कहानी है आपके पास? अच्छा पहाड़ों यार आपके ना हिमाचल में तो हमने बड़ी कहानी सुन ली, तो एक ना कहानी है जो फिर अडेप्टेशन है, मैंने जो है वो अब पाकिस्तान थोड़ा सा चल जाते हैं, हमारा हिस्सा रहा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा। पाकिस्तान में आपने बड़ी मशहूर है, जैसा हमारा हिल स्टेशन है, जैसे शिमला हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, ऐसे ही वहाँ पर ना एक हिल स्टेशन है बड़ा मशहूर है, मरी नाम से हिल स्टेशन है। अच्छा। तो वहाँ के कोई पहाड़ों की मतलब कहानी है। तो ये 4 दोस्त थे और 4 दोस्त थे, अभी नई नई जवानी जैसे चढ़ी होती है ना, वो था सिस्टम। और ये ना चल पड़े उस्ताद जो है ट्रैकिंग करने के लिए कि हम ट्रैकिंग करेंगे, टूल टाल कोई लेकर नहीं गए, बस चल पड़े, दिमाग में आया कि चलते हैं तो चल पड़े। अब क्या हुआ कि ये काफ़ी दूर से आ रहे थे, तो मतलब रास्ते में टायर टूर पंक्चर ये वो कुछ जैसा हो जाता है, तो देर जैसे पहुँचते ना शाम होने लग पड़ी थी। अब जो शाम का टाइम होता है वो पहाड़ों से उतरने का होता है, ना कि पहाड़ों पे चढ़ने का होता है। तो ये अभी फिर वही जवानी का जोश था, चल भी हम चलते हैं, हम तो करेंगे ट्रैकिंग बिना टूल्स के। अब कहते हैं कि हम ना उस पहाड़ के एक स्लोप के मतलब ऊपर तक गए, टॉप तक गए, और एक पहाड़ जैसा हो गया तो उसकी स्लोप अब दूसरी जगह पे नज़र आएगी। कहते हैं अभी था दिन, मतलब अभी विजिबिलिटी थी और लोग वापस जा रहे थे, हम वहाँ पर ऊपर जा रहे थे। और उस जो स्लोप है ना उसके थोड़ी सी पीछे कैफ़े था, हम थोड़ी आगे तक जा गए। अब कहते हैं जब हमने आगे जाके देखा ना तो वहाँ पर कुछ समय लगा कि 3 लड़कियाँ हैं जो हमारी तरफ देख के हाथ हिला रही हैं। अच्छा। काफ़ी दूर से लड़कियाँ पता लगी उनको, पर हाथ हिला रही हैं। अब कहते हैं जब हमने देखा तो पहले लगा कि शायद कोई मदद वगैरह के लिए वो थोड़ी सी निचाई पर था, तो हो सकता है कि वहाँ पर फंस चुकी हों या कुछ पता ना लग रहा उन्हें। कहते हम ना उनके पास धीरे धीरे जाना शुरू कर दिए, डिस्टेंस था थोड़ा, और कैसे जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे ना वो भी आगे जाती जा रही थी, और हमें लग रहा था हम आधा पौना घंटा आगे तक आ चुके हैं, लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे, और वो भी आगे आगे जाती जा रही थी। अब जो सूरज था वो ढलना शुरू हो चुका था, अंधेरा होना शुरू हो चुका था। एक जगह पे जाके वो कहते हैं कि वो डिसअपेयर हो गई तीनों। अब हम चारों जने इधर उधर देख रहे हैं कहाँ पे हैं, और हम आगे जाते जाते कहते भी अब हमें इतने दिमाग हमारा जिसे कहते हो चुका था कि हम एक क्लिफ के नीचे उतर गए। वो क्लिफ कैसी थी, जैसे होता नहीं गोलनुमा पहाड़ होता है और काई वगैरह जमी होती है, स्लिपरी होती है, और पास में नदी की जो छल्लें मतलब उठ रही थी। कहते हम इतने बेवकूफ़ कि हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि टूल तो हमारे पास आया नहीं, हमने नीचे जंप कर दिया, और वो थोड़ी सी निचाई पर थी, कुछ फुट नीचे थी, जंप तो मार दिया, ऊपर कैसे चढ़ेंगे। अब कहते जब देखा यहाँ पर नदी ने देखा शाम हो चुकी है, कुछ है नहीं, ना वो लड़कियाँ ना उनके कोई साथ था, नामो निशान। और कहते हैं जब हमने पेड़ पूड़ देखे तो बिल्कुल शांत वगैरह कुछ नहीं। कहते जब हम देखा उधर उधर, कहते पता नहीं यार कहाँ पे गई, ऊपर चढ़ते हैं। कहते जब अब ऊपर देखा भाई ऊपर कैसे चढ़ेंगे भाई, ना कुछ रस्सी रुस्सी कुछ नहीं है। अब वो एक दूसरे का सहारा लेकर चढ़ने की कोशिश करें, स्लिपरी जगह हो तो फिर नीचे उतर आए। अब कहते ये ना सारा कुछ हम कर रहे थे, थोड़ा सा पैनिक अलर्ट हुआ तो हमें अब हंसने की आवाज़ आने लग पड़ी। अब जैसे कोई हंस रहा है, हमें देख के हंस रहा है। ये दिन की आवाज़ है या शाम की? शाम की, मतलब सूरज लगभग ढल चुका था, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल हल्का हल्का प्रकाश था, आधा दिन आधी रात, और ये भयंकर बड़ा भयंकर समय होता है। अब कहते हैं कुछ ना कुछ हंसने की आवाज़ आने लगी, फिर कहते जानवरों की आवाज़ आने लग पड़ी ऊँची ऊँची। अब कहते जैसे जैसे हम कर रहे थे ना तो हंसने की आवाज़ें तेज़ होने लग पड़ी और डरावनी होने लग पड़ी। वो हंस रही हैं, हमारे मतलब पसीने निकल रहे हैं। अब एक होता है कि एक बंदा ना मतलब कह रहा है ना मुझसे चला नहीं जा रहा, अब उसके पीछे कुत्ता उड़ा दो वो भागेगा। अब कहते जब इस चीज़ पॉइंट पर हमें आया ना कि बस अब तो हम मर गए, जब आवाज़ें बढ़ रही हैं और डरावनी आवाज़ें हो रही हैं, कहते बस कहते किसी तरीके से ऊपर चढ़ गया,
अब वो उसको भी पता लग गया लगता है। भाई आपकी ये बातें हो रही है तो प्लीज़ शांत रहें, हमें करने दें। इस वक्त रात के टाइम, रात के बज चुके हैं कितना 12+, 12 से ऊपर हो गया टाइम, तो प्लीज़ हमें करने दें काम। आप शांत देखो रहिए। कितना अच्छा इफेक्ट हो गया, हम कुत्ते की बात की साथ और में। एकदम से ना, एकदम से अब देखिए इसमें तो कोई नहीं बोल सकता कि यार आप लोगों ने वो आवाज़ डाली हुई है। कुछ नहीं। नेचुरली ये देखो हर चीज़ें कनेक्ट होती है ना। तो अब ना वो एक जना कहते हैं बड़ी मुश्किल से ना, बस जैसे कहते हैं ना, ऊपर चढ़ा, ऊपर जाके उसने आसपास देखा, बड़ी मुश्किल से, को टानी थोड़ी सी लंबी नजर आई जिसको वो खींच सकते थे। कहते फिर वो दूसरा तीसरा, कहते अब आ गया ना, हमने देखा भी तो ऑलमोस्ट दिन ढल चुका है और हम जब नदी की तरफ देख रहे हैं और हमें डर, मतलब खौफ आ रहा है हमें, और नदी की छल्लें जो वहाँ कितनी, अब जैसे नदी बह रही है, इसकी आवाज़ कैसी है। तो यार रात में अकेला बंदा होगा और उसके साथ कुछ इस तरीके का हो रहा होगा तो वो डर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब कहते हैं वो हंसने की आवाज़ें, कभी रोने की आवाज़ें, कभी चीखे की आवाज़ें, और कहते हैं अभी हमने ना फटाफट अब एक चलना शुरू कर दिया। और कहते हैं हम चल भी ऐसे नहीं रहे एक दूसरे के पीछे, बिल्कुल पैरेलल लाइन में, पैरेलल चले हुए कि भाई बस चलते रहो। उसका कारण कहते हैं 2 कारण। कहते एक बार हमें ऐसे लगा कि किसी ने पीछे से आवाज़ दी है। अब कहते हैं कि जब किसी ने आवाज़ दी ना, हमें याद आ गया कि सुनना नहीं, मतलब देखना नहीं चाहिए। कहते जब किसी ने आवाज़ दी ना, सब मैंने एक जाने ने कहा कि रुक जाओ, कोई पीछे नहीं देखेगा, सारे लाइन बना लो, ताकि ये छलावा ना होगी एक दोस्त पीछे से हमें आवाज़ मारा है। अब ये उन्होंने समझदारी की। बिल्कुल। अब कहते हैं वो पैरेलल लाइन में चलते जा रहे हैं। वो आधे पौने घंटे का रास्ता 1 घंटे का बन गया और तब तक उनको वो आवाज़ें वगैरह आ रही हैं। कहते जैसे तैसे हम जब कैफ़े पर पहुँचे ना, कैफ़े पर थोड़ी बहुत भीड़ थी, अभी स्टाफ था हमारे। कहते सांस में सांस ना आए। वो कैफ़े वाला कहता क्या चक्कर हुआ। कहते हमने उनको हड़बड़ाहट में सारी कहानी बताई। वो कहता यार पहाड़ हैं, ऐसा कुछ होता रहता है, लेकिन आप जो लड़कियों की बात कर रहे हैं ना, अभी थोड़े महीने पहले यहाँ पर 4-5 लड़कियाँ गिर के मरी थी, तो आगे से तो ऐसी कोताही मत करना। वो कहते हमने अपनी शुक्रिया भगवान का किया, अल्लाह का शुक्रिया किया कि भाई शुक्र हम यहाँ से निकले। अगर हम वहाँ पर फंसे रह जाते तो हमारी भी फिर अखबार में खबर ही आनी थी कि 3-4 लड़के थे। इसमें ये भी है मेरा मानना कि थोड़े ग्रह अगर स्ट्रांग भी हो आपके, हाँ। तो भी आपको ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ों से आप बच सकते हो। 2 चीज़ें होती है ना, एक्ट और रिएक्ट। कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं और उसके बाद एक्ट कैसे करते हैं। उनका रिएक्शन एकदम डरने वाला था, पर उन्होंने एक्ट किया साथ के साथ, दिमाग लड़ाया अपना। डर तो सबको लगता है, डर तो सब हमको भी लगेगा, जितना मर्जी कोई कर ले। मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा कह ले कि किसी को डर नहीं लगता, झूठ बोलता, 1 मिनट के लिए चाहे क्यों लगे, पर लगता तो जरूर। उसके बाद वो संभल जाता है, वो बड़ी प्लस बात पॉइंट है। हाँ, बड़ी बात है। उसके दिमाग में घर नहीं कर सकता, घर नहीं कर सकता। तो भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये पहाड़ों में ऐसा होता है आपको। आप तो सारे अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब ऐसा है कि आए दिन ऐसी चीज़ें होती है, और मैं तो इस चीज़ों को बहुत मतलब मैं मानता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ इन चीज़ों को। आप तो जानते हो। वो कहना है कि आपको तो जैसे कहते हैं कि पहाड़ों का मतलब, मेरे हिसाब से तो भाई आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी हमारे जितने हॉरर बनाते हैं यूट्यूब पहाड़ों के रिलेटेड की भाई। मतलब चलिए ये तो सबसे ज़्यादा नॉलेज तो अब क्या मैं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ प्रत्यक्षीकरण मुझे है भाई। हाँ प्रत्यक्षीकरण तो मुझे है कि चीज़ें हैं, और मैं डंके की चोट पर मैं जो चीज़ कभी बतानी होगी मैं बता भी सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें हमने देखी है। अब आंखें बंद करने से, कबूतर जब आंखें बंद करता है तो बिल्ली गायब हो जाती है। तो वो भी पॉसिबल नहीं है। हाँ चीज़ें हैं, लेकिन उनको मैं ऐसा नहीं देखता हूँ कि भाई ये ही है सब कुछ। सर्वोत्तम हमारे भगवान है, हाँ। परमात्मा है, वो सर्वोच्च है। मैं भाई एक, अगर आप इजाज़त दें। बिल्कुल। कई लोग ना, मैंने 1-2 पॉडकास्ट में कहा था कि यार ब्रह्म राक्षस होते होंगे, तो ना कुछ थे जो दिल पर ले गए। अरे ब्रह्म राक्षस, अब ऐसी आगे समझो क्या लिखा। ब्रह्म राक्षस तो टॉप 10 में से टॉप में है, ये है वो। फिर मैंने अभी रिसेंट पॉडकास्ट में एक बात कही, भाई हमारी जैसी प्रवृत्ति होती है ना, हम अपना हीरो वही बनाते हैं। राइट। आप अपना हीरो ब्रह्म राक्षस को बनाओ। ब्रह्म राक्षस क्या है? वो ब्राह्मण जिसने अच्छे कर्म नहीं किए थे या कोई अच्छा शास्त्रार्थ का ज्ञान होते हुए उसने दुष्कर्म किए थे, वो गया। ठीक है, होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन हमारे भगवान से बढ़कर हो कुछ। मतलब अगर आप उसको, भाई होगा आपके लिए टॉप में, हमारा मेरे भोलेनाथ वो हैं, बस उनके वो भूतनाथ है, हमारे वो सब कुछ वो है। और मैं हमेशा आपके सामने भी एक पंक्ति में बोलूँगा, गुरु ग्रंथ साहब या दशम ग्रंथ जी की पंक्ति है, बार बार बोलो, क्योंकि ये चीज़ है ना, मैं हमेशा पॉडकास्ट में ये पंक्ति क्यों बोलता हूँ, क्योंकि
कोई कहेगा कि रिपीटेड, नहीं, परमात्मा का नाम कभी रिपीटेड, जितना जपोगे उतना ही। कलयुग में तो नाम जप ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो मेरा जो मोटिव है ना, मेरा मोटिव, हमारा कह सकते हैं कि हमारा मोटिव है एंटरटेन करना, लेकिन नेगेटिव करना नहीं है। राइट, कि भाई ये चीज़ें हैं, इन पर हैवी कर लो। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में और यहाँ पे दशम ग्रंथ दोनों में जो बानी है उसमें एक पंक्ति है कि रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावे, शस्त्र अनेक चलावत कहावत ऊटन एक न लागत पावे, राखत है अपनों कर देखकर पाप समूह न पेटन पावे, और की बात कहाँ करे सोसू पेट ही के पट बीच बचावे। अब इसका मतलब क्या है? रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावे, कि रोगों से, अनेकों प्रकार के शोकों से, जलीय जीवों से, जीव जंतुओं से, सबसे वो परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। शस्त्र अनेक चनावत कहावत ऊटन एक न लागत पावे, कि अनेकों शस्त्र भी आपके सामने चल रहे हों, अनेकों शस्त्र भी आपके सामने चल रहे हों, लेकिन आपको वो एक छोटी सी आंच भी ना होने देगा। एक आपका ट्रस्ट इतना होना चाहिए। राखत है अपनों कर देखकर पाप समूह ना पेट न पावे, कि वो अपना बनाकर ऐसे रखता है कि अपनी बाहों में वो ऐसे आपको रख लेता है कि आपके साथ आसपास पाप भी नहीं भटक सकता कोई पाप यानी कि अब देखो ना, हम परमात्मा को मानते हैं, हम मानते हो, कोई हम ऐसा काम करने लगते हैं जो लगता है कि वो धर्म के खिलाफ है, तो हम डर जाते हैं ना। हमें बाहों में बिठाया है उसने कि ना ऐसा नहीं करना। ठीक है। और की बात कहाँ करे सोसू पेट ही के पट बीच बचावे, इसका मतलब क्या? अब इसकी जो रेफरेंस है वो महाभारत से ली गई है इस पंक्ति की। इसका मतलब क्या है कि और की तो बात ही छोड़ दो, जो हम चल फिर रहे हैं, वो तो जो अभी पेट में बल रहा है बच्चा, उसका भी रक्षा करते हैं। जब अश्वत्थामा ने चलाया था ब्रह्मास्त्र, चलाया था किस पर? जो अभिमन्यु के बेटे पल रहे थे, राजा परीक्षित, राजा परीक्षित पल रहे थे ना उत्तरा के गर्भ में। तो उसने, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, उसकी रक्षा किसने की थी? श्री कृष्ण जी ने। तो और की बात कहाँ करे सोसू पेट ही के पट बीच बचावे। और इसके साथ ही एक और पंक्ति है कि अस्कृपान खंडो खड़ग टुपक टपर तीर, सह सतोरी सह तीर है हमारे वीर, सह तू ही सह तीर तू ही तेग और तीर, तू ही तीर तलवार, नाम तहारो जो जपे भय सिद्ध पव पार, काल तू ही काली तू ही तेग और तीर, तू ही निशानी जीत की और तू ही बलबीर। अब ये चीज़, इनका मतलब क्या है कि सारे अस्त्र शस्त्र तुम हो मेरे, तीर तू ही, तहसा तीर तू ही, टुपक टपर तीर, टुपक बंदूक को कहते हैं फारसी में, काल तू ही काली तू ही, काल भी तू ही है, काली भी तू ही है, तू ही तेग और तीर, तेग किसे कहते हैं? जैसे वो कड़क होते हैं। तू ही निशानी जीत की, तू आज तू ही जगबीर, कि आप ही जीत की निशानी हो और आप ही जगबीर हो। ठीक है। अब एनर्जी आई है ना ये चीज़ें सुन के, बस यही नाम परमात्मा का जपते रहो। एंटिटी होती होंगी, कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, जो कर सकता है, पर इसमें ऐसा नहीं है कि डरने के बाद हम उसको ही मान लें, उसको हावी होने दे अपने ऊपर। डर रहे हो, परमात्मा से करो कि परमात्मा इससे बचा, उसको ना कहो कि मुझे तू छोड़ दे, बख्श दे, तू जो कहेगा मैं कर लूँगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो चलिए, मुझे लगता है आज के पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ चुका है, क्योंकि दिन का अंत भी हो चुका है, आज के अगली तारीख आ चुकी है वाली अब तो। देखिए यार, आपको लोगों के लिए मैं फिर से आपसे हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ कि इतनी रात को आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, एक सब्सक्राइब कर दोगे यार, क्या चला जाएगा आपका। सब्सक्राइबर बटन दबा दो, अब तो दबा दो कम से कम, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और मैं प्लेस का भी बता दूं, हम हैं मलाना रोड के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में, और यहाँ पर है बारी कैफ़े, और बहुत ही अच्छा कैफ़े है ये, और मैं चाहता हूँ आप भी विज़िट ज़रूर करें यहाँ पर। और देखिए, व्यू तो इस साइड का काफ़ी, अभी तो रात के समय तो थोड़ा मतलब डरावना भी लग रहा है, लेकिन दिन के समय बहुत अच्छा कैफ़े है ये, आप आएँ और यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें और यहाँ के भोजन का आनंद ज़रूर लें। और बाकी पूरा जो है इसका एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ हमारे सुनील भाई का, जो कि इतनी दूर से आए हमारे पास, और देखो आपके साथ हम भी मलाना की वादियों में आ गए। और भाई मैं आप सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, सब्सक्राइब की, भाई जो आउटडोर जो पॉडकास्ट है वो सुनना चाहते हैं ना, तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन होगा तो हम बार बार आउटडोर करते रहेंगे। और भाई का तो जो जैसे कहते हैं ना कि स्पेसिफिकेशन ये है कि और कोई मेरे हिसाब से इतने यूट्यूबर नहीं है जो आउटडोर में हॉरर पॉडकास्ट करते हैं, तो फिर तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि आउटडोर और भी करें हम, क्योंकि मेहनत लगती है आउटडोर में भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत तो, और डर का भी आभास होता है, क्योंकि ये है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़, है ना।
और हमारे भाई का चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जो भाई के पास जाना चाहते हैं, उनकी स्टोरीज़ देखना चाहते हैं, उनके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ इन्होंने वहाँ पर रखी है। और साथ के साथ जैसे अगर आप स्टोरीज भेजना भी चाहते हैं जो मैं नरेट करूं आपके लिए भाई के साथ भी, तो आप मुझे स्टोरी भेज सकते हैं। इंस्टा पर आप ऑडियो भी भेज सकते हैं अगर आप लिख कर नहीं भेजना चाहते। और आई थिंक इसको चाहिए स्टोरी, इसने सुनानी है मुझे लगता है। मेरे भैरव बाबा बड़ा प्यारा सा डॉगी है। हाँ, तो ज़रूर वो भेजे स्टोरी। और मेरे हिसाब से अब टाइम है ख़त्म करने का, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है ना। तो दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।